जनरेटर के सारे इक्वेशंस हो गए थे। आज मैं आप लोगों को मोटर्स के इक्वेशन बता देता हूं। पहले एक एग्जाम्पल ले करके मैं आपको ये बता रहा हूं कि जनरेटर में और मोटर में कहां कहां आपको डिफरेंस आने वाला है। डिफरेंस कहां आएगा, देखो जनरेटर जो है, जनरेटर केस में ये रहेगा, दिस इज आर ए ई जी, मान लो ये आर एस एच है तो इसके अंदर करंट जा रहा है ये आई एस एच, इसमें से करंट बाहर निकल रहा है आई ए, इसके अंदर जा रहा है आई एल, दिस इज आर एल। ये है जनरेटर। इसके कंपैरिजन में अगर आप मोटर देखते हैं तो मोटर के अंदर क्या होगा, बाय द वे किस तरह का जनरेटर है, कौन सा जनरेटर का नाम क्या है इसका, डीसी शंट जनरेटर, दैट्स करेक्ट। डीसी जनरेटर तो हम पढ़ ही रहे हैं, दिस इज शंट जनरेटर। देखो डिफरेंस देखिए क्या है। जनरेटर केस में यहां पर ये जो सोर्स है, जहां पर जनरेटर ईएमएफ जहां बन रहा है दैट इज नोन एज ईजी, और इसमें से करंट निकल रही है आईए। इसके कंपैरिजन में अगर आप ये मोटर देखते हैं तो मोटर के केस में क्या हो रहा है, ये जो दिस बेसिकली समथिंग विच इज नोन एज ईबी, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, और ये करंट ले रहा है, इसके अंदर करंट नीचे की तरफ जा रही है, मतलब इसके अंदर करंट जा रही है। दिस इज द थिंग विच इज कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। ये आर्मेचर है, आर्मेचर इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है, जबकि जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है, यही जो आर्मेचर है इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट निकल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही है, जनरेट करी जा रही है। इसमें क्या है, यहां देखिए, यहां पर जो लोड वोल्टेज है दैट लोड वोल्टेज इज बेसिकली द सप्लाई वोल्टेज। मोटर जो है, मोटर आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अंदर जोड़ रखी है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से वो बिजली इज बेसिकली गेटिंग द ऑल द इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये वीएल है, मतलब मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, डीसी की वाली सप्लाई है, इसमें से लोड करंट इस तरफ जा रही है। यही वाला चीज अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो लोड करंट ये प्रोवाइड कर रहा है लोड को। लोड अगर ये आपने लगा रखा है तो लोड के अंदर ये करंट प्रोवाइड कर रहा है। इस आईए में से टिपिकल वैल्यूज क्या होंगी, टिपिकल वैल्यू ये है कि मान लीजिए आपको ये दे रखा होगा, ये जनरेटर जो है, जनरेटर का जो ये वाला वोल्टेज है, वोल्टेज, लोड वोल्टेज और लोड करंट, दैट इज लाइक दिस, दिस इज से 200 वोल्ट्स 10 एम्पियर सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि वीएल की वैल्यू 200 वोल्ट है और आईएल की वैल्यू 10 एम्पियर है। मोटर के केस में भी ये वाली चीज है कि 200 वोल्ट और 10 एम्पियर की सप्लाई चाहिए उसको। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर ये 10 एम्पियर है, इफ दिस इज 10 एम्पियर्स, और एज्यूमिंग कि आरएसएस दोनों का बराबर है, अब दोनों का बराबर मान के चलिए जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, तो मान लीजिए यहां 200 वोल्ट है और आरएसएस की वैल्यू आपने मानी 200 ओम्स, ये भी 200 ओम्स है, ये भी 200 ओम्स है। अगर आरएसएस की वैल्यू 200 ओम्स है और वोल्टेज 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट यहां पर भी है, 200 वोल्ट यहां पर भी है, 200 वोल्ट यहां पर भी है, तो आईएसएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। आईएसएस इक्वल टू 1 एम्पियर। अब 10 एम्पियर इधर गई, 1 एम्पियर इधर गई, तो आईए की वैल्यू कितनी है, 11 एम्पियर्स। दिस इज 11 एम्पियर्स। यही अगर आप मोटर केस में देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली मोटर। तो यहां पर भी 200 वोल्ट 200 वोल्ट्स 10 एम्पियर्स की सप्लाई है, लेकिन ये सप्लाई में से लिया जा रहा है इतनी पावर, तो ये 200 वोल्ट है यहां से आता का, लेकिन ये 10 एम्पियर्स, 10 एम्पियर इधर से आई। आईएसएस की वैल्यू अगेन सेम है, 1 एम्पियर इधर जा रही है, तो ये आईए जो है, आईए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 एम्पियर, दैट्स करेक्ट, ये हो गया 9 एम्पियर। और चीज देखिए अगेन जनरेटर के अंदर 11 एम्पियर यहां पर था,
11 एम्पियर्स अगर यहां पर है तो इस RA जिसकी वैल्यू अगेन 1 ओम्स मान लेते हैं, ये 1 ओम्स है, यहां पर भी RA की वैल्यू मान लेते हैं 1 ओम्स। अगर ये 1 ओम है और इसके अंदर 11 एम्पियर जा रहा है तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 11 वोल्ट्स। V इक्वल टू IR, सिंपल सिंपल, करंट को और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर 11 वोल्ट्स। इसके अंदर 11 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा है। अगर इसमें 11 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा है तो EG की वैल्यू क्या होगी? दिस इज 11 प्लस 200। EG की वैल्यू हो गई 11 प्लस 200 बराबर 211 वोल्ट्स। अब अगर हम देखें तो सीधी सीधी तरीके से क्या हुआ है, यहां पर 211 वोल्ट बना, उस 211 वोल्ट में से 11 वोल्ट इसके अंदर ड्रॉप हो गया, रह गया, बचा हुआ 200 वोल्ट आपको यहां पर मिल गया। अब इसमें देखो क्या है, इसमें सप्लाई में से 200 वोल्ट दिया गया, 9 एम्पियर इसके अंदर जा रही है करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू RA इज बेसिकली 1 ओम्स, तो इसके अंदर ड्रॉप कितना होगा? 9 वोल्ट्स। ठीक है, IA इंटू RA 9 वोल्ट्स, तो ये हो गया 9 वोल्ट्स। अगर ये 9 वोल्ट्स है तो EB की वैल्यू इज इक्वल टू 200 माइनस 9 इज इक्वल टू 191 वोल्ट्स। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस इसके ध्यान से देखिए क्या है। इसमें मेन वोल्टेज जो है, सबसे बड़ा वोल्टेज वो सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई में से 200 वोल्ट दिया गया है, उसमें से कुछ वोल्टेज यहां पर ड्रॉप हो गया, लॉस की तरह से चला गया, बचा हुआ जितना वोल्टेज था वो आर्मेचर के अंदर डेवलप हुआ, EB आर्मेचर के अंदर मिला आपको, दैट यू हैव रिसीव्ड इट, आपने जो रिसीव किया दैट इज EB, दैट इज 191 वोल्ट। इसके अंदर जितना बना था, जो मेन सप्लाई वोल्टेज जो जितना बना दैट वाज 211 वोल्ट, जिसमें से 11 वोल्ट का ड्रॉप हो गया था एंड यू रिसीव्ड 200 वोल्ट, 200 वोल्ट आपको मिला था। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर आर्मेचर पावर जो है, आर्मेचर के अंदर पावर जितनी है P इक्वल टू VI या EI, वोल्टेज कितना है यहां पर इस आर्मेचर के अंदर वोल्टेज कितना है, तो पावर इज 211 मल्टीप्लाइड बाय करंट, और करंट कितनी आ रही है 11 एम्पियर्स। पावर की वैल्यू ये है 211 मल्टीप्लाइड बाय 11 वॉट्स, इतने वॉट्स होगा। इस कंडीशन में आर्मेचर के अंदर जितनी पावर, आर्मेचर के अंदर वोल्टेज कितना है 191 वोल्ट, तो इसमें P इक्वल टू 191 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितनी आ रही है इसके अंदर, इतने वॉट्स। ये हमने वो वाला केस लिया है कि अगर टर्मिनल वैल्यूज जनरेटर हो या मोटर हो, आपके सामने जब जनरेटर या मोटर जब सिस्टम रखा हुआ है तो आपको उसके अंदर की चीजें पता नहीं होंगी, मतलब अंदर की चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो केवल टर्मिनल वैल्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, ये पंखा है, मान लीजिए ये पंखा है, इस पंखे के अंदर की चीजें, अंदर वाइंडिंग कर रखी है, अंदर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कितनी है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कितनी इंडक्टेंस है, कितनी रेजिस्टेंस है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से जो तार बाहर मिल रहा है उस तार में आप कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लाई से आपको लगा दिया। तो आपके काम की चीजें क्या है, जो टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल बॉक्स, मतलब टर्मिनल बॉक्स का मतलब जहां पर इसके जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं वो जहां आपको मिल रहे हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज टर्मिनल बॉक्स, वो टर्मिनल्स। तो उन टर्मिनल्स पर जो चीजें आपको मिल रही हैं वो आपके काम की हैं। इसके अंदर क्या चल रहा है वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसी तरह जनरेटर में से 2 तार बाहर आ रहे हैं जिसमें से आपको बिजली मिल रही है, तो वहां पर कितनी वैल्यू आपको मिल रही है वो आपके काम की है। जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से टर्मिनल वैल्यूज के टर्म्स में अगर आप देखा जाए तो आपको यहां पर भी टर्मिनल में, यहां पे आउटपुट, टर्मिनल का मतलब हो गया आउटपुट, यहां पर भी आउटपुट में आपको 200 वोल्ट 10 एम्पियर था, यहां पर भी आउटपुट में 200 वोल्ट 10 एम्पियर था, टर्मिनल्स पर 200 वोल्ट 10 एम्पियर। इस 200 वोल्ट 10 एम्पियर पर आउटपुट दे रहे थे, इसमें 200 वोल्ट 10 एम्पियर आप अंदर ले रहे थे, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक, तो इस तरह से आपको अलग अलग जनरेटर और मोटर की वर्किंग में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब मेरे ख्याल से इक्वेशन लिख सकते हैं, इसके इक्वेशन देख लो क्या है। 4 में से मैं कोई से भी 2 बता देता हूं और बाकी दोनों आप लोग अभी बैठ के लिखें। मतलब सीरीज, शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड और शॉर्ट शंट कंपाउंड,
लॉन्ग कंपाउंड और शॉर्ट कंपाउंड। इसमें से कोई से भी दो मैं बनाया था, दो आप बनाइए। सबसे ज्यादा टफ जो है, सबसे ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा जो है, दैट इज शॉर्ट शंट। तो मैं एक में शॉर्ट शंट बना देता हूं और एक में शंट बना देता हूं, और बाकी सीरीज भी आसान है और लॉन्ग शंट भी आसान है। तो वो सब चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो लेट अस सी, पहले मैं बना देता हूं सीरीज वाला, ठीक। सीरीज मोटर, ये सीरीज मोटर है और इसके मैं कनेक्शंस आपको दिखा रहा हूं। ये सप्लाई है, दिस इज VL, और इसमें से करंट ली गई IL, इसके अंदर करंट गई है ISE, रेजिस्टेंस इज RSE, ये है RA, इसके अंदर करंट गई IA, दिस इज EB, दिस इज सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर और शॉर्ट शंट। दिस इज बेसिकली शॉर्ट शंट, ठीक। सीरीज के फॉर्मूले IL, ISC और IA, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? IA सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा? तीनों इक्वल होंगे, दैट्स करेक्ट। तीनों के तीनों इसमें इक्वल हैं, दैट्स ट्रू। सो IA इज इक्वल टू ISE इज इक्वल टू IL, और EB इज इक्वल टू VL माइनस IA इंटू RA प्लस RSC। दिस इज फॉर मोटर। मैं यहां पर आपके रेडी रेफरेंस के लिए आपको जनरेटर वाला ही बनाता हूं। जनरेटर वाला क्या था? EG वॉज इक्वल टू VL प्लस IA इंटू RA प्लस RSC। दिस वॉज फॉर जनरेटर। तो जनरेटर में और मोटर में डिफरेंस क्या हो गया है कि इसमें जो लोड वोल्टेज था वो और ये दोनों मिल करके EG बनाते थे। इसका मतलब EG सबसे बड़ा था, और EB बैक ईएमएफ जो मोटर के लिए है, उसमें बैक ईएमएफ में क्या है, लोड वोल्टेज सबसे बड़ा है। उसमें से जिस समय आप ये वाला ड्रॉप हटा देते हैं तब बचा हुआ आपको EB मिल जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, दैट्स ऑल। आई थिंक मेरे ख्याल से इसके अंदर और कोई इक्वेशन है नहीं। अब ये वाला इक्वेशन इसके लिए भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या है, ऑब्वियसली IL इज इक्वल टू ISE which is equal to IA plus ISH। Then EB is equal to VL minus ISE RSE minus IARA। ये है EB की वैल्यू। और जनरेटर्स के लिए अगेन मैं यहां पे भी लिख देता हूं, दिस इज फॉर मोटर्स। और जनरेटर्स के लिए EG वॉज इक्वल टू VL प्लस ISE RSE प्लस IARA।
दिस वॉज फॉर जनरेटर्स, और जनरेटर के केस में ये क्या था, दिस इज फॉर मोटर्स, आई एल इक्वल टू दिस, और जनरेटर के केस में क्या था, आई एल was equal to IA minus ISH. This was for generators. इस इक्वेशन के अंदर अगर ISH रख देते हैं इस वाले में से, तो आपको ये मिल जाएगा कि VSH की वैल्यू कितनी है। ISH RSH is equal to EB plus IARA, which is equal to EB plus IRA। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो EB, इस IRA को अगर इधर ले जाएं तो EB plus IRA बराबर कितना हो जाएगा, VL minus ISC RSC। ये मोटर शंट में एक तो इक्वेशन काम में आएगा, ये वाला, ये सेम है, आई एल इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच, सेम ठीक। और रही बात इसकी, तो बिल्कुल ऐसे ही शंट है, द ओनली डिफरेंस है, देखो इस तरह समझो सब लोग, शंट मोटर बिल्कुल इसकी तरह से है, द ओनली डिफरेंस है कि इसके अंदर आईएससी नहीं है और आरएससी नहीं है, बस, और क्या है, कोई चीज नहीं है। इसमें से अगर आप इतना पोर्शन अगर हटा दें तो पूरी शॉर्ट मतलब शंट मोटर है। तो जो भी इक्वेशंस इसमें आप लिख रखे हैं उसके अंदर आईएससी आरएससी हटा दीजिए तो मेरे ख्याल से शॉर्ट शंट बन जाएगा, पूरा शंट बन जाएगा, पूरा शंट। ईबी इज इक्वल टू वीएल माइनस आई आर है, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही चीज है। ईबी इज इक्वल टू वीएल माइनस आई आर है, सिंपल सा, बहुत आसान सा है। ईबी इज इक्वल टू वीएल माइनस आई आर है, आईएससी आरएससी है ही नहीं, तो और आसान हो गया, बड़ा सिंपल सा है, शंट वैल्यू ये हो गया। और यही वाला इक्वेशन लॉन्ग शंट के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट के लिए क्या बनता है ये वाला इक्वेशन, मेरा सजेशन क्या है कि जनरेटर्स के जो आपने इक्वेशन लिखे हुए हैं खाली उसमें साइन चेंज करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। ईजी की जगह ईबी कर देना है और साइन चेंज करने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है, कोई फर्क नहीं है। जैसे कि आप इसमें देखिए शॉर्ट शंट वाले केस में मोटर और जनरेटर में अगर इक्वेशन आप देख रहे हैं तो खाली जी की जगह बी हो गया है और खाली साइन चेंज है बस। आपको इतना पता होना चाहिए साइन चेंज कहां करने हैं बस, इक्वेशन तो सेम रहेगी, साइन चेंज करने की वजह से इक्वेशन कुछ और बन जाएगी, इक्वेशन के टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगे। लॉन्ग शंट के केस में EB इज इक्वल टू VL माइनस ISC RSC माइनस IR है, बिल्कुल ठीक है, सेम है। दोनों डिफरेंस है कि ISC और IA दोनों को दोनों बराबर हैं, दोनों सेम रहेंगे। तो IA आप इसमें कॉमन ले लीजिए और RA प्लस RSC ब्रैकेट में रख दीजिए बस, खाली इतना सा फर्क, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक। तो मेरा सजेशन क्या है कि ये इसके बारे में ध्यान से बैठ करके इसके क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिए, सब लिख लीजिएगा घर में अपना बैठ करके। देखिए डीसी मशीन के पार्ट्स क्या क्या हैं, देखो इसके अंदर 4 पोल्स लगा रखे हैं,
पोल्स अभी तक मैंने कैसे बनाए थे, ऐसे, ये बीच में रोटर बनाया था और ये बीच में इधर दूसरा पोल बनाया था। पोल में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पोल बेसिकली इस तरह के बने होते हैं, ये है पोल कोर और पोल शू बेसिकली ये रहा, ऐसे ऐसे 4 बने होते हैं। ऐसे ऐसे 4 पोल्स हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो इसमें वाइंडिंग बेसिकली किस तरह की होगी कि ये नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, ये 4 हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो पूरी बॉडी है, दिस बॉडी इज नोन एज योक, ये है योक। और इसमें यहां तक का जितना पोर्शन है, दिस इज नोन एज पोल कोर। कोर इसलिए क्योंकि कोर वो जगह है जहां पर आपने वाइंडिंग कर रखी है, जहां पर फ्लक्स बन रहा है। एंड दिस इज नोन एज पोल शू। पोल शू का पर्पस क्या है, टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स, सरफेस एरिया बढ़ा देना जिससे कि फ्लक्स बढ़ जाए। इसमें अगर खाली फ्लक्स इस तरह से एरिया में से निकलता जैसे ये बना रखा है तो फ्लक्स खाली यूं रह जाता। जब आपने ये बना दिया तो इसमें से ये जो फ्लक्स आ रहा है पूरा स्प्रेड आउट हो गया, पूरा ऐसा हर एक पोल ने फैला दिया पूरा। तो नतीजा क्या है कि इसके बीच में जो रोटर है, रोटर में से हर एक कोने के हर एक कॉर्नर में फ्लक्स पूरा स्प्रेड आउट होकर के पहुंच रहा है। नहीं तो अगर ऐसे में आप रोटर बनाते और मान लीजिए शू नहीं बने होते तो फ्लक्स खाली यहां से इतना आता, यहां से इतना जाता, यहां से इतना जाता और यहां से इतना आता। तो ये कॉर्नर जितने हैं ये सारे सारे रह गए होते, इसके अंदर फ्लक्स नहीं पहुंच पाता। तो पोल शू का पर्पस क्या है, टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स। पोल कोर का पर्पस क्या है, टू जनरेट द फ्लक्स, फ्लक्स बनाना। इसके अंदर आपने पूरी वाइंडिंग कर रखी है, पोल कोर में पूरी वाइंडिंग हो रही है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो वाइंडिंग आपने कर रखी है पोल कोर में है, पोल शू में वाइंडिंग नहीं है। योक एक्ट्स एज अ रिटर्न पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे क्या है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ में फ्लक्स निकलता है, साउथ में जाता है, और रिटर्न पाथ क्या होगा, साउथ में से जाकर के यहां से चला जाएगा, योक से होता हुआ वापस चला गया नॉर्थ के अंदर। कई इसके फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, इतनी आसान नहीं है कि नॉर्थ में साउथ में चला गया, साउथ से निकल के वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। ये तो खाली एक एग्जांपल देने के लिए आपको बता रखा है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब नॉर्थ से इधर से जा रहा है, नॉर्थ से इधर से जा रहा है, साउथ के अंदर भी जा रहा है, इधर से भी घूम के आ रहा है, सेवरल थिंग्स आर गोइंग ऑन, कई सारी चीजें हो रही है। तो लेकिन बेसिकली योग ये वाला काम कर रहा है। और कम्यूटेटर आप लोगों को बता चुका हूं, कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर ब्रश ये आप जानते हैं, आर्मेचर जानते हैं, रोटर जानते हैं, स्टेटर जानते हैं, रोटर में जो कंडक्टर्स लगा रखे होते हैं वो जानते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, उसे जानने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि वाइंडिंग क्या होती है। वाइंडिंग मींस, अगर आपने कभी पंखा खुला हुआ देखा हो, कभी ट्रांसफार्मर खुला हुआ देखा हो, तो सिंपल सा वो जो कॉपर का वायर होता है, एनामेल्ड कॉपर वायर, उससे आपने कई सारे टर्न दे रखे होते हैं, खूब सारे टर्न दे रखे होते हैं, दैट इज बेसिकली वाइंडिंग। बस वाइंडिंग तो खाली ये होती है। लेकिन वाइंडिंग जो वर्ड है उसको कई तरह अलग अलग तरह के कंटेक्स्ट में यूज करा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब आर्मेचर के अंदर आपने जितने स्लॉट्स पूरे बने हुए हैं, पूरे सारे स्लॉट्स हैं, उन स्लॉट्स के अंदर आपने कंटिन्यूअस वाइंडिंग पूरी कर रखी है, इधर से गया उधर से गया, इधर से गया उधर से गया, कई सारे स्लॉट्स के अंदर पूरी वाइंड करके, और वो आपने कम्यूटेटर के अंदर कनेक्शन कर रखे हैं। अगले यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में आप देखेंगे कि 2 तरह की इंडक्शन मोटर होती है। एक वो होती है जिसमें आर्मेचर में, मतलब जिसमें रोटर के अंदर वाइंडिंग कर रखी है, आर्मेचर में वाइंडिंग कर रखी है। एक इस तरह की होती है जिसके अंदर वाइंडिंग नहीं है, उसके अंदर कॉपर की थिक मोटी मोटी बार्स हैं, छड़ें, रॉड जो होती हैं छड़ें, बस वो छड़ें, उन छड़ों को आपने जोड़ रखा है, वेल्ड कर रखा है आपस में, पिंजरा से बना रखा है। तो ये अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। कहीं पर आपको वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है, कहीं पर वाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वाइंडिंग बेसिकली मींस वो तार का बंच जो आपने कई सारे टर्न देके बना रखे हैं। ठीक, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स के अंदर होते हैं।
प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जिसके अंदर आप सप्लाई देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग वो वाली वाइंडिंग है जिसमें आप सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग वो है जिससे आप लोड कनेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी और ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। तो हाई और लो में से किसी में भी, जिसमें भी आप सप्लाई दे रहे हैं, दैट बिकम्स द प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसमें से भी आप लोड लगा रहे हैं, दैट बिकम्स द सेकेंडरी वाइंडिंग।